नमस्कार मेरी प्यारी फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और साथियों, आज की स्टोरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली रागिनी ने हमारे साथ शेयर की है और यह स्टोरी उनकी कॉलेज लाइफ की है और उस कॉलेज का नाम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथियों, ये घटना रागिनी के साथ वास्तविक में घटित हुई थी और आज वह उस वाक़ये को याद करके अंदर ही अंदर दहल जाती है। हालांकि जिस कॉलेज का उन्होंने नाम लिया है वह अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम है और देखिए, उस कॉलेज की घटनाओं बारे में मुझे पर्सनली ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, पर कहते हैं कि उस कॉलेज में कुछ तो ऐसा है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वह तो स्टोरी को कंप्लीट ज़रूर सुने और फिर आखिर में चैनल को ज्वाइन कर ले। चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी हम रागिनी के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। हाय, मेरा नाम रागिनी है। मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं, लेकिन पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आई हुई थी। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इस यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना बड़ा है कि एक बार के लिए कोई नया इंसान यहाँ गुम भी हो सकता है। यहाँ पर हर विषय पर बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम इतना बड़ा है कि यहाँ से पढ़ना कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा था और यही सोचकर मैंने यहाँ एडमिशन लिया। मैं यहाँ के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मुझे यहाँ के सावित्री बाई फुले हॉस्टल में कमरा मिला था। यहाँ आने से पहले मैंने इंटरनेट पर इस हॉस्टल के बारे में काफ़ी सुना था कि ये थोड़ा हांटिस है, जिस वजह से मुझे यहाँ रहने में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन कैरियर का सवाल था इसलिए यहाँ रहने को मान गई। मैं यहाँ रहकर पढ़ने लगी और मुझे यहाँ पर सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन मेरी रूममेट मुझे थोड़ी अजीब लगती थी। वो ना तो मुझसे बात करती थी और मैंने उसे मेस में भी कभी खाना खाते हुए नहीं देखा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। मुझे यहाँ तक कि उस लड़की का नाम तक नहीं पता, क्योंकि उसने कभी बताया ही नहीं। जब 2-3 बार उसने मुझे इग्नोर किया तो फिर मैंने भी उससे बात ना करने में ही अपनी भलाई समझी। आखिर क्यों मैं अपनी इतनी बेइज्जती करवाऊं? कॉलेज में मेरी कई लड़कियों से दोस्ती हो गई थी। मैं उनसे ही बात किया करती थी और फिर उसके बाद शाम होने के बाद अपने कमरे में आकर सो जाती। इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरी रूममेट का नाम रूपाली है और वो कोलकाता साइड से कहीं आई है, लेकिन पता नहीं क्यों वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। अभी मुझे कॉलेज में एडमिशन लिए हुए 1-8 महीने ही हुआ था, जिस वजह से मेरे ऊपर पढ़ाई का इतना लोड नहीं था और इसलिए मैं शाम को थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद सो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, एग्ज़ाम आ रहे थे, तो मुझे देर रात तक भी जागना पड़ रहा था। और इसी समय मैंने एक बात नोटिस की, वह यह कि देर रात मेरे कमरे के बाहर से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे मानो कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। 1-2 बार तो मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा भी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। मैंने जब यह बात अपनी सहेलियों को बताई तो वह मुझे और डराने की कोशिश करने लगी। वह बोलती, तुझे पता है ना कि वह पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड है, तो हो ना हो रात में कोई बाहर टहलता है, तू दरवाज़ा मत खोलना। शुरुआत में तो मुझे यह सब बातें सिर्फ मजाक लगी, लेकिन अब यह लगभग हर रोज़ होने लगा था। इस वजह से मैंने अपने आजू बाजू के कमरों में रहने वाली लड़कियों से इस बारे में पूछा कि क्या तुम्हें भी रात में कोई आवाज़ आती है। तब उन्होंने बोल दिया कि वह तो चुपचाप सो जाती हैं, तो उनका ध्यान नहीं रहता। लेकिन मैं इन सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि मैं जब भी देर रात पड़ती तो मुझे वह आवाज़ सुनाई देती। पहले तो किसी के सिर्फ चलने की आवाज़ आती थी, लेकिन बाद में ऐसी आवाज़ भी आने लगी जैसे कि कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से खुरच रहा था। वह बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई और मैंने अब अपने साथ में रहने वाली उस लड़की रूपाली को जगाया और कहा, यह देखो बाहर से कैसी आवाज़ आ रही है। यह सुनकर उस लड़की ने बाहर से आ रही आवाज़ों की ओर ध्यान दिया और फिर मुझसे कहा, शश, तुम अपने काम से काम रखो, इन्हें डिस्टर्ब मत करना। तुम यहाँ पढ़ने आई हो तो चुपचाप वही करो। अगर तुम इन सब चीज़ों को ज़्यादा छेड़ोगी तो इसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा। ये सब सुनकर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं इस बारे में जानना तो चाहती थी, लेकिन अकेले बिल्कुल भी नहीं,
और मेरे साथ रहने वाली रूपाली तो मेरे साथ जाती ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन है जो बाहर से इस तरह की आवाज निकाल रहा है, लेकिन इतना तो तय था यह कोई इंसान तो नहीं था। और इसलिए अब मैं देर रात तक नहीं जागती थी। मैं 11 बजे ही सो जाती थी। दिन में भी मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह किस तरह की आवाजें मेरे कमरे के बाहर से आती है। दोस्तों, कुछ चीजें अगर राज ही रहे तो अच्छा है, लेकिन हम इंसान इतने जिद्दी होते हैं कि हर राज के ऊपर से पर्दा उठाना चाहते हैं, और यही मेरी भी गलती थी। मैं देखना चाहती थी कि अगर मैं पूरी रात जागूं तो बाहर से और किस तरह की आवाज आ सकती है, क्योंकि जब जब मैं थोड़ा और लेट तक जागती थी तब तब मुझे काफी कुछ सुनाई देता था, और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आज रात जाग कर देखूंगी। दोस्तों, मेरे दिमाग में ये सब ऐसे ही नहीं आया था, बल्कि मेरे दोस्त राहुल ने मुझसे कहा, तुम्हारे कमरे के बाहर से जो आवाज आती है वह देर रात आती है, और जरूरी नहीं कि हर बार भूत प्रेत का ही चक्कर हो। वो बिल्डिंग इतने बड़े कैंपस में है, और यहां होने के बावजूद अगर कोई भूत प्रेत था तो किसी न किसी को तो नुकसान पहुंचाता। चलो, कॉलेज वालों को ना सही, उस हॉस्टल के अंदर तो किसी को नुकसान पहुंचाता। ये जो कोई भी है उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है। शायद रात के अंधेरे में वहां पर कोई काले काम होते हैं, और ताकि कोई भी उन्हें पकड़ ना पाए, इसलिए शायद वह भूत की अफवाह फैला रहे हैं। मुझे भी यह बात ठीक लगी, और मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं आज रात जाग कर देखूंगी। लेकिन अगर मैं ज्यादा देर तक जागती हूं और सच में कोई खतरे वाली बात होती तो। इसलिए मैंने अपने आसपास रहने वाली लड़कियों से इस बारे में बात की। मैंने कहा, आज रात हम सभी मेरे कमरे में रहकर उन आवाजों को सुने तो कैसा रहेगा। इससे हमें भी पता चल जाएगा कि यहां पर सच में कोई भूत है भी या नहीं। यह करने में काफी मजा आने वाला था, इसलिए वह लोग मान गई, और रात में खाना खाने के बाद वह सारी लड़कियां मेरे कमरे में आ गई। इस दौरान मेरी रूममेट रूपाली ने कहा कि वो लोग वहां से जाएं, लेकिन उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था, बल्कि हम लोग तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसी वजह से उसने अपने कान में हेडफोन डाले और चुपचाप सो गई। हम सारी आपस में मस्ती करती रही, और फिर इसी तरह से रात के 11 बज गए। अब तक हम सारे थक कर अपने अपने मोबाइल चला रहे थे, और हम में से कईयों को तो नींद तक आने लगी थी। लेकिन मैंने जैसे तैसे सबको जगाए रखा, क्योंकि मुझे इस राज के ऊपर से पर्दा जो हटाना था। इसी तरह से 2 घंटे और बीत गए, और अब रात का 1 बजने को आया था। हम सभी अलसाई से बैठे हुए थे कि तभी अचानक कमरे के बाहर मौजूद कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। वह आवाज पहले तो दूर थी, लेकिन धीरे धीरे करके वह पास आने लगी। वह सुनने में ऐसी लग रही थी जैसे कि वह सभी कमरों के पास जाकर उनको देख रही थी। यह देखकर मेरी एक दोस्त फुसफुसाते हुए बोली, ये इतनी रात में बाहर कौन है? चलो चलकर देखें क्या? यह सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, पागल हो गई है क्या? अगर भूत हुआ तो भी फंसेंगे, और अगर भूत ना होकर वार्डन हुई तो भी फंसेंगे। हम सबको यह बात सही लगी, और फिर हम सारे एकदम शांति से बैठ गए। कुछ देर बाद हमने देखा कि वह आवाज मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई है। मेरे कमरे को भी कोई खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने दरवाजा अंदर से लगा रखा था। अगले ही पल एक अजीब सी आवाज आई। वह आवाज ऐसी थी जैसे मानो कि कोई अपने नाखूनों से दरवाजे को खुरच रहा था। अब तो हम सबकी जान हलक में अटक गई थी, क्योंकि अगर मान लो कि वो वार्डन थी तो फिर वह दरवाजा क्यों ऐसे खुरचती। वह सारी मुझे गुस्से से घूरने लगी, क्योंकि आज मेरी वजह से ही उन्हें इतनी भयानक चीज का सामना करना पड़ रहा था। मैं बाहर की आवाजों से भी परेशान थी, और अंदर मौजूद अपनी सहेलियों की नजरों से भी मैं डर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद कमरे के बाहर से वह आवाज आना बंद कर हो गई, और फिर हम सब ने राहत की सांस ली। अगले ही पल हमने ध्यान दिया कि वह कदमों की आवाज हमारे कमरे से दूर जा रही थी, और जब वह आवाज एकदम ही दूर चली गई तब एक लड़की बोली, यह सब क्या था? क्या सच में यहां पर भूत है? यह सुनकर दूसरी लड़की बोली, हो भी सकता है, लेकिन वह जो भी है हमें देर रात तक नहीं जागना चाहिए, क्योंकि अगर हम देर रात तक जागेंगे तो इन्हीं सब का सामना करते रहेंगे।
हमें रागिनी की बात मानकर यहां आना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, मैं थोड़ी गुस्से वाली लड़की थी और यहां आने के लिए मैंने इनमें से किसी के हाथ पैर नहीं पड़े थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई थी कि बाहर से कैसी कैसी आवाज आती है, तो वह किसी भूत प्रेत की भी हो सकती है। लेकिन इन्हें तो उस टाइम पर मजे आ रहे थे, इसलिए मैंने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों से कुछ भी छुपाया नहीं था, तुम्हें हर चीज बताई थी, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग मेरे साथ आने के लिए मान गए, तो इसमें तुम्हारी गलती थी। लेकिन वह लोग अपनी गलती कहाँ मानने वाले थे, इसलिए मुझसे लड़ने लगे और हम में बहस होने लगी। लेकिन ठीक इसी दौरान मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर से मारा। वह आवाज सुनकर हम सारे बहुत ही ज्यादा दहल चुके थे और एकदम से ही चुप हो गए। कुछ देर बाद दोबारा से वह जोरदार आवाज आई। हम लोग बिल्कुल ज्यादा शांत हो गए थे और उस रात के अंधेरे में वह दरवाजे पर मारने की धप धप की आवाजें गूंजने लगी थी। वहां एकदम से इतनी ज्यादा चुप्पी छा गई थी कि हमें हमारे दिल की धड़कनें भी साफ साफ सुनाई दे रही थीं। और इस चुप्पी में हमें बाहर से एक हल्की लेकिन भयानक आवाज सुनाई दी, तो तुम लोग जाग रहे हो, आओ बाहर आओ, थोड़ी देर मेरे साथ खेलो। यह सब सुनकर हम सारे इतने ज्यादा घबरा गए थे कि हम लोग जहां थे वहीं पर पड़ गए और सोने का नाटक करने लगे। जाहिर सी बात है, कमरा छोटा था और कमरे में सिर्फ 2 ही बेड थे, जिसकी वजह से बाकी सारी लड़कियां जमीन पर चादर लेकर सो गईं। हम सारी आंखें बंद करके वह आवाज सुनने लगी। अगले ही पल वह हल्की सी आवाज दोबारा आई। मैंने कहा, बाहर आओ तुम लोग। हम सारे आंखें बंद करके उसके जाने का इंतजार करने लगे, लेकिन यहां पर वह हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था। मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। हम सब की आंखें बंद थीं और कमरे में अंधेरा भी था, जिस वजह से हमने उसे नहीं देखा जो हमारे कमरे में आया था। लेकिन हमने यह महसूस किया कि किसी के भारी कदम हमारे कमरे के अंदर आ रहे थे। वह जो कोई भी था, एक एक करके हम सभी के पास आया, और जब वह मेरे पास आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि कोई मुझे बहुत भयानक ढंग से घूर रहा हो। अगले ही पल कुछ पानी जैसा मेरे चेहरे पर गिरा। डर के मारे मेरी हालत टाइट हो चुकी थी, लेकिन मैंने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली। वह जो कोई भी था, हम सबको देखने के बाद वापस चला गया। हम इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि हमने उठकर यह देखने की भी कोशिश नहीं की कि वह आखिर कौन था। हम लोगों ने पूरी रात डर के साए में ऐसे ही काट दी, लेकिन हम पूरी रात ना ही अपनी जगह से हिले और ना ही अपनी आंखें खोली। अगली सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा तो अंदर से लगा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि शायद हमें वहम हुआ होगा, लेकिन एक साथ साथ 8 लोगों को वहम होना मुश्किल है। हमने सुबह उठकर यह बात बाकी लोगों को भी बताई, लेकिन सब लोगों ने हमारा मजाक ही उड़ाया। उस रात हमने जो मानसिक यातना झेली थी वह सिर्फ हम ही जानते थे। मैं कॉलेज से वापस आई और अपने रूम में आकर बैठ गई। मैं कल रात की हुई घटना की वजह से थोड़ी परेशान थी। इसी वक्त मेरी रूममेट रूपाली भी वापस आई और बोली, कुछ चीजों का पता नहीं करने में ही भलाई है रागिनी। याद रखो, तुम्हारी बातें यहाँ कोई नहीं मानने वाला, इसलिए इन सब से जितना ज्यादा हो सके उतना दूर रहो। उस लड़की की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि मेरे दोस्त भी इस बात को नहीं मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं मजाक ही कर रही हूं, बल्कि वह लोग तो मुझे मजाक मजाक में डराने भी लगे थे। इन सब से मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने उन लोगों से बातचीत बंद कर दी। अब मैं जो समय अपने दोस्तों को दिया करती थी, उस समय पढ़ने लगी। मैं क्लासेस लेने के बाद अपने कमरे में आ जाती और चुपचाप पढ़ने लगती और रात को जल्दी सो जाती, और इसी वजह से मुझे इस तरह की कोई परेशानी अब नहीं हो रही थी। लेकिन उस रात जो भी लड़कियां मेरे साथ थीं, उन सबको अब थोड़ा डर लगने लगा था। उन्हें अकेले बाथरूम जाने में भी डर लगने लगा था और कमरे की लाइट जलाकर ही सोती थी। इस डर के कारण उनका उनके दोस्तों में मजाक बनने लगा, जिसकी वजह से वह भी अपने दोस्तों से थोड़ी कट सी गई थी। और इन्हीं सब के दौरान एक शाम को जब मैं पढ़ रही थी तो किसी ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाकर जब दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि मेरे कमरे के ही बाजू में रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम शिवानी था, वह मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी।
वह थोड़ी परेशान लग रही थी। मैं उसे अंदर लेकर आई और उससे पूछा कि क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। तब शिवानी बोली, क्या बताऊं, उस दिन के बाद से मुझे डरावने सपने आने लगे हैं। मुझे लगता है कि कोई अभी मेरे कमरे के बाहर से आएगा और मुझे मार डालेगा। मैंने जब यह बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, बल्कि वह लोग तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। इन सब की वजह से मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। शिवानी यहाँ से नहीं थी। शिवानी भी राजस्थान से आई थी और अब अगर वह चली जाती तो फिर उसका करियर भी खराब हो सकता था, क्योंकि उसने अभी 5-6 महीने यहाँ पर पढ़ लिए थे और अब उसे कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देने वाला था। और ऐसे में उसका पूरा साल खराब होता और किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं होता, और यहाँ तक कि वो अपने घर वालों को क्या जवाब देती। इसलिए मैंने उसे समझाया, देखो, डरने की बात नहीं है, तुम इसे कोई बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करो। मैंने भी तो वही सब झेला है, लेकिन फिर भी मैं सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर ही रही हूँ। और अगर तुम्हें ज्यादा कोई परेशानी है तो तुम रात में मेरे कमरे में आ सकती हो। शिवानी को भी यह बात ठीक लगी और फिर आज रात शिवानी खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों साथ में बैठकर पढ़ने लगे और 11:30 बजे के आसपास हम सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। मुझे तो नींद आ गई थी, लेकिन शिवानी को थोड़ा डर लग रहा था। जैसे जैसे घड़ी में समय बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके मन में उस अनजान साए की आहट होने लगी थी और इस वजह से उसे नींद नहीं आई। और देर रात उसने मुझे कोहनी मारकर उठाया और फुसफुसाते हुए कहा, वह देखो, वह आवाजें फिर से आ रही है। यह सुनकर मैंने ध्यान दिया कि वह चलने फिरने की आवाज दोबारा आ रही थी। यह सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गई और मैंने उससे कहा, चुपचाप आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो, वरना उस दिन की तरह दोबारा होगा। इन सब के बाद शिवानी ने भी सोने की कोशिश की। कुछ समय बाद वह पैरों की आवाज कमरे से दूर जाने लगी और जब वह आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई थी, तब शिवानी उठ बैठी और बोली, इतनी रात में कौन यहाँ आता है और सब चेक करने के बाद वापस चला जाता है और कहाँ जाता है? देख, हमारी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा, इसलिए इसका सबूत इकट्ठा करते हैं, उन सबको दिखाते हैं, क्योंकि जब तक हम इस बारे में सबको यकीन ना दिला दें, हमें चैन नहीं आएगा। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि पहले तो शिवानी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी और अभी वह उसके पीछे जाने के लिए बोल रही थी। मैंने उसे समझाया, लेकिन उसके दिमाग में तो पता नहीं क्या फितूर चढ़ गया था। अगले दिन शाम के समय जब हम सारे क्लासेस लेकर वापस आ गए, तब शिवानी हम सब से बोली, हमें यहाँ पर अभी कई साल और रहना है और अगर हम ऐसे ही डर के साए में रहे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि चलकर देखते हैं कि आखिर बाहर होता तो होता क्या है। सबको यह बात सही लगी, क्योंकि हम 4-5 साल डर के साए में नहीं निकाल सकते थे। इसलिए हम सब ने आज रात जागकर उस आवाज के पीछे जाने का सोचा। मुझे डर तो काफी लग रहा था, लेकिन मैं भी इन सब के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए इन सब के साथ मिल गई और उस रात हम सारी लड़कियां एक कमरे के अंदर रुकी। हम लोगों ने पूरी रात उस शख्स के आने का इंतजार किया, लेकिन उस रात वह नहीं आया। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि वह पैरों की आवाज और वह सब हर रोज नहीं होता था, कभी कभार होता था। इसी वजह से उस रात सब सामान्य ही रहा। हमने 4-5 रातों तक इसी तरह से जागकर उस आवाज के आने का इंतजार किया। इस दौरान हमारी नींद भी ढंग से पूरी नहीं हो रही थी, जिस वजह से हम चिड़चिड़े भी हो गए थे। हमारे दोस्तों से भी लड़ाई होने लगी थी और कई दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार हमें वह कदमों की आवाज आई। उस समय तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूं या डरूं, क्योंकि हमने इस पल का इंतजार काफी समय से किया था और आज वह पल हमारे सामने था। और डर इस बात का, क्योंकि हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह चीज आखिर है तो है क्या। देर रात वही सब सिलसिला चलता रहा और आखिरकार वह शख्स वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हमने दरवाजा खोला, हाथों में टॉर्च और डंडा लिया और निकल पड़े इस खतरनाक मिशन के लिए।
वह आवाज धीरे धीरे करके उस बिल्डिंग के ऊपर की ओर बढ़ने लगी। हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे बिल्डिंग के ऊपर आ गए। ये इस बिल्डिंग का 5वां फ्लोर था और यहाँ पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं था। हमने जब हैरानी से यहाँ चारों ओर देखा तो पाया कि ये जगह भी बाकी हॉस्टल की तरह ही थी। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर लोग क्यों नहीं आते। मैं इस सवाल को अपने मन में दोहरा ही रही थी कि तभी मुझे अचानक से एक ठंडी और रूखी आवाज आई, क्योंकि यह जगह मेरी है। यह सुनकर मैंने घबराते हुए अपनी सहेलियों से पूछा, तुम में से किसी ने कुछ कहा क्या? यह सुनकर वे सारी एक दूसरे की ओर तांकने लगी, लेकिन तभी एक लड़की दीप्ति बोली, तुझे शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। हम तो यहाँ सब एकदम शांति से खड़े हैं। डर की वजह से मेरी जो हालत थी वह मैं बयान नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने कहा, मुझे पता नहीं क्यों कुछ सही नहीं लग रहा, मैं वापस जाना चाहती हूँ। यह सुनकर शिवानी बोली, पागल हो गई हो क्या? हम यहाँ पर इतनी मुश्किल से आए हैं और तुम्हें वापस जाना है। देखो, शांत रहो और चलो आगे चलकर देखते हैं। बोलकर वह सारे आगे बढ़ गए। मैंने सोचा कि मैं वापस नीचे चले जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास गई तो मुझे अकेले जाने में डर लगने लगा, इसलिए मैंने उनके साथ रहने का ही फैसला किया। हम सब घबराते हुए उस कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक हमें सीढ़ियों की तरफ से कुछ कदमों के ऊपर की तरफ आने की आवाज आने लगी। हम सारी हिम्मत करके उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक वह आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई। अब इससे पहले कि हम में से कोई कुछ समझ पाता, वही कॉरिडोर में मौजूद एक कमरे का दरवाजा खुल गया। ये देखकर मेरी हल्की सी चीख निकल पड़ी, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल ही लिया। हम सारी डरती हुई उस कमरे तक आई और कमरे के अंदर जाकर देखा तो हमने पाया कि वहां पर कुछ भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन इतना तो तय था कि यह साधारण नहीं था। इसलिए मैंने अपने साथियों से दोबारा वापस चलने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माने, जिसकी वजह से मैं भी नहीं जा पाई। हम सारे इसी बारे में बातें करते हुए उस कमरे से बाहर आ गए। हम में सबसे पीछे दीप्ति चल रही थी, और जैसे ही हम सारे कमरे से बाहर आए और दीप्ति कमरे से बाहर आने वाली थी, तभी कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो गया। यह देखकर हम लोग काफी ज्यादा घबरा गए और कमरे के अंदर से दीप्ति चीखने लगी। हमने वह दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन वह खुल ही नहीं रहा था। दीप्ति भी अंदर से मदद के लिए बेतहाशा आवाज लगा रही थी, लेकिन हम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। और फिर कुछ ही समय बाद अंदर से दीप्ति की आवाज आना बंद हो गई। यह देखकर हम सबने दरवाजा छोड़ दिया। हम घबराते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। इसी के साथ ही वह दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर हमने देखा कि दीप्ति नहीं थी, लेकिन हाँ, उसके हाथ में पकड़ी हुई वह टॉर्च वहीं जमीन पर गिरी पड़ी थी। यह सब देखकर अब हम सबको समझ आया कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, और फिर इसी के साथ ही वह सारे वहां से तेजी से भागे। हम लोग चीखते चिल्लाते हुए नीचे की तरफ आए। हमारे चीखने की आवाजें सुनकर अब तक वह पूरा हॉस्टल जाग चुका था, और इसी के साथ ही हॉस्टल का गार्ड और वार्डन भी वहां पर आ रहे थे। हम सबको 5वें फ्लोर से आता देखकर उन्हें समझते देर न लगी कि हमने क्या किया है। वार्डन ने हमसे पूछा कि हम लोग आखिर इतनी रात गए 5वें फ्लोर पर क्या कर रहे थे, जबकि वहां पर तो दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। तब हमने रोते हुए किसी तरह से वार्डन को सारी बात बताई। ये सब सुनकर तो उस वार्डन का पारा हाई हो गया, क्योंकि गलती भले ही हमारी थी, लेकिन इससे उसकी नौकरी जा सकती थी। इसलिए वह हमें डांटने लगी। जो गलती हमने की थी उसके बाद तो यह डांट भी कम थी, लेकिन अभी वक्त डांटने का नहीं था। इसलिए मैंने कहा, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। ऊपर दीप्ति फंसी हुई है, वह एक कमरे में बंद हो गई थी, और उसके बाद जब दरवाजा वापस खुला तो दीप्ति वहां पर नहीं थी। ये सुनकर वार्डन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह सोचने लगी कि अगर समय रहते दीप्ति नहीं मिली तो वह उसके घर वालों और यूनिवर्सिटी के उसके सीनियर को क्या जवाब देगी, और इसी गुस्से में उसने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। मैं उनका फ्रस्ट्रेशन समझ गई थी, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा
और इसी के साथ ही वह वार्डन वॉचमैन को लेकर ऊपर की ओर जाने लगी। लेकिन तभी कुछ लड़कियों ने कहा कि वह भी ऊपर जाकर ढूंढने में उनकी मदद करेगी। वह वार्डन बाकी बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फिलहाल इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वह सोच रही थी कि कैसे जल्दी से जल्दी दीप्ति को ढूंढकर वापस नीचे लाया जाए, और इसमें ज्यादा लोग लगते हैं इसलिए वह इसके लिए मान गई। लेकिन उसने उन लड़कियों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी अकेले नहीं रहेगा। वह लड़कियां इसके लिए मान गई और अब वह सारे ऊपर 5वें फ्लोर की ओर जाने लगे। उन्होंने दीप्ति को काफी आवाजें भी लगाई, लेकिन दीप्ति का कोई भी जवाब नहीं आया। लगभग आधा घंटा ढूंढने के बाद भी जब दीप्ति नहीं मिली तो वे सारे खाली हाथ लौट आए। आते ही वार्डन बोली, पता नहीं उस लड़की के साथ अब क्या होगा। मैं कल सुबह कैसे सबको इस बारे में बताऊंगी। मैं जानती हूं कि यह उम्र तुम्हारी ऐसी है कि तुम्हें हर चीज जानने के बारे में होड़ लगी रहती है, लेकिन बच्चों, कुछ चीजें मजाक नहीं होती। आज तुम्हारे इस मजाक ने एक लड़की की जान खतरे में डाल दी है। वह यह बोल ही रही थी कि तभी अचानक उनके साथ ऊपर गई एक लड़की घबराते हुए बोली, मैडम, आपके साथ हम 7 लड़कियां गई थी, लेकिन वापस हम सिर्फ 6 आई हैं। हमारे साथ विद्या भी गई थी और उसका कोई पता नहीं चला। यह सुनकर वार्डन काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि कहां तो वो एक लड़की के गुम होने से परेशान थी, लेकिन अब एक और लड़की गायब थी। ये सब सुनकर वार्डन तेजी से वापस ऊपर की तरफ गई और पागलों की तरह विद्या को ढूंढने लगी, लेकिन वह उसे कहीं ना मिली। इन सब से वार्डन काफी ज्यादा परेशान हो गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह सबको क्या जवाब देगी। लेकिन उन्हें बताना तो था ही, इसलिए उन्होंने फोन उठाया और अपने सीनियर को फोन करके सारी बात बता दी। उन्होंने इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और कहा कि वह इस बारे में सुबह बात करेंगे। डर के मारे हम सारे बच्चों का बुरा हाल था। हमें तो नींद बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। ठीक इसी दौरान मैंने देखा कि मेरी रूममेट रूपाली मुझे अजीब ढंग से घूर रही थी। एक तो वैसे ही इतना कुछ कांड हो गया था, ऊपर से इसका इस तरह से मुझे घूरना थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने उससे पूछा, यहाँ पर वैसे ही माहौल इतना ज्यादा खराब है और ऊपर से तुम मुझे ऐसे घूर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये देखकर वह बोली, मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन शायद तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं था, इसलिए सब कुछ जान समझकर भी तुम लोगों ने उस आत्मा को मजाक समझा। तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग ऊपर जाओगे, कैमरा लेकर उसका फोटो सेशन करोगे और बड़े आराम से नीचे आ जाओगे। वह चीज जो दरवाजे के बंद होने के बावजूद दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ सकती है, वह क्या नहीं कर सकती, उसका आइडिया तुम्हें अब तक नहीं हुआ। अब इस बारे में रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रोने से समस्या खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अब तुम लोग इस बात का ख्याल रखना कि उसे दोबारा परेशान न करो। वो वार्डन पहले ही काफी गुस्से में थी और उस रूपाली की कही बात ने उस वार्डन को और गुस्से में ला दिया था और वह बोली, ठीक है, हो गई गलती, लेकिन यहां पर 2 लड़कियों की जिंदगियों का सवाल है, तो ऐसे में तुम यह सब बोलकर हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश मत करो। अगर सब सही रहा तो हम उन लड़कियों को ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक तुम लड़कियों को करना यह होगा कि रात को खाना खाने के बाद कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाएगा। हम सारे पहले ही इतने डरे हुए थे, इसलिए मैडम की बात मानने में ही भलाई समझी। अगले दिन कुछ सीनियर अधिकारी हॉस्टल में आए और उन्होंने 5वें फ्लोर का कोना कोना देखा, लेकिन उन्हें ना ही वह लड़कियां मिली और ना ही कोई ऐसा सुराग जिससे पता चले कि वह कहां गई है। अब सवाल कॉलेज की रेप्यूटेशन का था। पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम इतना बड़ा था कि अगर सबको पता चला कि यूनिवर्सिटी के अंदर यह सब हो गया है तो बवाल हो सकता था। इसलिए सीनियर्स ने कहा कि इस बात को बाहर निकलने ना दी जाए। उन लड़कियों को ढूंढने के लिए हम कुछ सोचेंगे, लेकिन तब तक के लिए शांति बनाए रखना, और अगर उन लड़कियों के घर से कॉल आए तो तुम में से कोई भी लड़की वह बनकर बात कर लेना, क्योंकि अगर यह बात बाहर निकली तो समझ लेना कि तुम लड़कियां भी इन सब में फंसोगी। हमारा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो सकता था, इसलिए मजबूरन हमें उनकी बात माननी पड़ी। अब जब भी विद्या और दीप्ति के घर से फोन आता
तो हम लोग उनसे थोड़ी देर बात करके फोन रख देते। आज रात को वह आवाज दोबारा से आई थी, जिससे डर की वजह से हम लोगों की हालत खराब हो रखी थी, लेकिन हम करते भी तो करते क्या। इसी तरह से पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन अभी तक विद्या और दीप्ति का कोई सुराग नहीं था। सब लोग उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश कर रहे थे। वह पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस छान मार लिया गया था, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें धरती निगल गई हो। अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों मैंने रात भर जागकर उन अजीब सी आवाज़ों का पता लगाया। मुझे काफ़ी रोना भी आता था। मुझे ऐसे देखकर मेरी रूममेट रूपाली बोली, अब रोने से क्या फ़ायदा? जब मैंने पहले तुम्हें रोका था तभी तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी ना। ये सुनकर मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम ये सब कैसे जानती हो। तब वह बोली, पहले ये जगह ऐसी नहीं थी, लेकिन बोलते हैं ना कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मौत ना हुई हो, और यहां पर भी यही हुआ। असल में आज से कुछ साल पहले इसी हॉस्टल के 5वें फ्लोर पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। माना जाता है कि उसके बाद से ही उसकी आत्मा यहां भटक रही है। वो वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन तुमने जानबूझकर उसके प्राइवेट स्पेस में घुसने की कोशिश की। बस शायद इसीलिए ही उसने ऐसा किया होगा। ये सुनकर मैंने कहा, सुना तो मैंने भी यही था, लेकिन उस लड़की ने आत्महत्या क्यों की? कोई तो रीजन होगा ना। ये सुनकर वह बोली, हो ना हो, कारण थोड़ा तो बड़ा होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने तो पढ़ाई का प्रेशर बोलकर सब यहीं खत्म कर दिया था। शायद वैसे भी हमारे भारत में अगर हमारी उम्र का कोई आत्महत्या करता है तो सबको यही लगता है कि उसने पढ़ाई के प्रेशर में आत्महत्या की होगी, लेकिन कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर तुम इन सब टेंशन की वजह से आत्महत्या करोगी तो भी सबको यही लगेगा कि तुमने पढ़ाई के प्रेशर की वजह से आत्महत्या की होगी। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। फिर तभी मैंने कहा, अगर ऐसा है तो वो कॉलेज वालों को परेशान क्यों नहीं कर रही, हम बच्चों को क्यों अगवा कर रही है? तब उसने कहा, जरा ध्यान देकर बताओ कि अब तक तुमने कभी ये सुना कि यहां से कोई गायब हुआ हो? नहीं ना, लेकिन फिर अचानक से ही ऐसा कैसे हुआ? और वो अगवा करने को तुम सभी को कर सकती थी, लेकिन सिर्फ उन दोनों को ही क्यों किया? इसका कारण तुम जानती हो। हर लड़की के महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ये नकारात्मक शक्तियां उसके ऊपर बड़ी आसानी से हावी हो सकती हैं, और ये वही समय था। ये सुनकर मुझे याद आया कि सच में उस दिन दीप्ति को महावरी शुरू हुए थे। तो इसका मतलब अगर कोई लड़की ऐसे समय में 5वें फ्लोर पर जाएगी तो उसके शिकार होने के चांस ज्यादा होंगे। मुझे ये समझ तो आ चुका था, लेकिन इतना सब जानने के बावजूद मैं दीप्ति और विद्या को बचाने के लिए कुछ भी कर नहीं पा रही थी। अगले दिन मैंने देखा कि हॉस्टल का स्टाफ एक पंडित जी को लेकर 5वें फ्लोर पर लेकर जा रहे थे। मुझे समझते देर न लगी कि अब ये ऊपर पूजा पाठ करके दोनों लड़कियों को वापस पाने की कोशिश करेंगे। मेरे मन में जिज्ञासा आई, जिसकी वजह से जब वो लोग ऊपर गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई। वहां आकर मैंने देखा कि वे लोग वहां हवन कर रहे थे। ऊपर का माहौल हल्का ठंडा था, लेकिन जहां जहां हवन हो रहा था वहां पर गर्माहट थी। मैं छिप छिप कर सब देख ही रही थी कि तभी अचानक वहीं ठंडी और रूखी आवाज मुझे सुनाई दी, मुझे ये सब पसंद नहीं, इनसे बोलो कि ये सब बंद करें। ये सुनकर मैंने एकदम से घबराते हुए पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मैंने अपने मन को समझाया कि ये मेरे मन का वहम होगा, और यही सोचकर मैं दोबारा से उस हवन को देखने के लिए पलटी। लेकिन जैसे ही मैं पलटी, मैंने एक सिरकटी लड़की को अपने ठीक सामने खड़े देखा। ये देखकर मैं इतनी ज्यादा घबरा गई कि डर के मारे चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर हवन कर रहे सारे लोग मेरे पास आए। उस समय मैं सीढ़ियों के एकदम पास खड़ी थी, और इन सब की वजह से मैं डर के मारे असंतुलित होकर सीढ़ियों से गिर पड़ी। मेरी नाक और कोहनियों में थोड़ी चोट आई थी, लेकिन अभी जो कुछ मैंने देखा वो इतना ज्यादा डरावना था कि उसके आगे ये चोट कुछ भी नहीं थी। उन लोगों ने मुझे उठाया और मुझसे पूछा कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही थी। तब मैंने कहा,
वो मुझे आप लोगों की ऊपर से आवाज आ रही थी। इस वजह से मैं ऊपर आई, लेकिन सीढ़ियों से पैर फिसल गया। लेकिन आप लोग जारी रखिए, मैं दवाई लगा दूंगी। मैं इन लोगों को ये नहीं बता सकती थी कि मैं यहाँ इन्हें छिप छिप कर देख रही थी, वरना वैसे ही सब लोग मुझसे नाराज हैं, अब कहीं निकाल ही ना देते। खैर, मैं अपने कमरे में आ गई और दवाई लगाने लगी। इसी दौरान मेरी रूममेट रूपाली बोली, ये लोग बेकार में अपना समय खराब कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर लो, वो आत्मा यहाँ से तब तक नहीं जाने वाली जब तक कि उसकी सजा पूरी ना हो जाए। ये लड़की मुझे काफी अजीब लगती थी और शुरू से ही इसे इन सब के बारे में इतना अच्छे से कैसे पता, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने आज उससे पूछ ही लिया, आखिर कौन हो तुम यार? तुम लगती तो हमारी तरह सामान्य लड़की हो, लेकिन तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? ये सुनकर उस लड़की ने एक नज़र मेरी ओर देखा और कहा, मैं अगर कुछ कहूंगी भी तो भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, असल में मैं इन सब तामसिक शक्तियों को देख सकती हूँ। ये गुण मुझ में जन्म से नहीं था, बल्कि मेरे पिताजी तांत्रिक हैं और उन्हीं से मैंने ये सब सीखा है। मैं इन सब को जानती हूँ, समझती हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मेरे अंदर उम्मीद जगी कि शायद मैं उन लड़कियों को बचा पाऊं, इसलिए मैंने कहा, इसका मतलब तुम चाहो तो उन लड़कियों को बचा सकती हो। देखो, अगर कोई रास्ता है तो प्लीज हमें बताओ। उन लड़कियों के घर वालों के बारे में सोचो। ये सुनकर वो बोली, देखो रागिनी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और अब दोबारा समझा रही हूँ। इन शक्तियों को परेशान करना बंद करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आगे की कीमत तुम्हें उनसे ज्यादा चुकानी पड़े। इन सब के आगे मैं ज्यादा कुछ न बोल सकी, क्योंकि मुझे भले ही उन लड़कियों की परवाह थी, लेकिन मौत का डर मुझे भी था। उस समय उस कटी हुई लड़की को देखकर मुझे लगा था मानो अब तो मैं गई। वहीं दूसरी तरफ ऊपर हवन चल रहा था। इसी दौरान उन लोगों को एक लड़की के हंसने की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर वे सारे थोड़ा घबरा गए और तभी वह पंडित बोला, इस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा काफी ज्यादा है। यहाँ पर अगर हवन पूरा हो भी गया तो फिर दोबारा से ये जगह जल्दी ही अशुद्ध हो जाएगी। ये सुनकर वार्डन बोली, कोई बात नहीं, आप ये हवन कीजिए, शायद इससे वो लड़कियां मिल जाएं। उन्होंने ये कहा ही था कि तभी अचानक उनके पैर कोई अदृश्य शक्ति खींचने लगी और वो उन्हें खींचते हुए थोड़ी आगे ले गई। लेकिन तभी उस पंडित ने वार्डश और आसपास की जगह पर गंगा जल छिड़क दिया। इन सब से वहां एकदम से शांति छा गई और यहां तक कि वार्डन भी रुक चुकी थी। इसके बाद वहां ना तो कोई आवाज आई और ना ही कोई ऐसी घटना हुई जिसके कारण हवन आराम से हो गया। इसी दौरान मैं दवा लगाकर बिस्तर पर लेटी हुई थी कि तभी मैंने देखा कि मेरी रूममेट रूपाली किसी जगह पर लगातार देख रही थी। इसी दौरान मैंने ये नोटिस किया कि मेरे कमरे का तापमान थोड़ा गिर गया था। मैंने हैरानी से रूपाली की ओर देखा और कहा, रूपाली, यहाँ पर वही लड़की है ना? ये सुनकर रूपाली मुझे घूरने लगी, जैसे मानो कह रही हो कि शांत रहो, सब ठीक है। लेकिन मेरी आंखों के आगे ये सब जो हो रहा था उससे मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैंने उस कमरे से बाहर निकलने की सोची, लेकिन शायद वह अदृश्य आत्मा कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी थी। मैं घबराए हुए ये सब देख रही थी कि तभी अचानक वही ठंडी रूखी आवाज मुझे दोबारा आई, डरो मत, तुम जो चाहती हो वो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हाँ करनी होगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? ये सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुझसे किस चीज की परमिशन मांग रही है। मैं अब इससे पहले कि उससे पूछती, मेरी नजर रूपाली की ओर गई, जो कि मुझे गर्दन से न कर रही थी। रूपाली यहां नहीं चाहती थी कि मैं उस प्रेत आत्मा की बातों का जवाब दूं, इसलिए मैं शांत रही। लेकिन फिर अगले ही पल वह ठंडी रूखी आवाज दोबारा आई, क्या तुम उम्र भर ये बोझ अपने ऊपर ले लोगी? वे दोनों लड़कियां बेचारी अच्छा खासा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, लेकिन फिर तुमने। अब इससे पहले कि वो और कुछ बोलती, रूपाली तेज आवाज में बोली, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही रागिनी, एक काम करो, तुम कान में हेडफोन डालकर सो जाओ। मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए रूपाली की बात मानते हुए गाने सुनते हुए सो गई। लेकिन अब ये मेरे साथ काफी होने लगा था।
मुझे वही आवाजें सुनाई देती जिस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पहले तो मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरी पीठ पर काफी भार हो। इसी दौरान एक शाम को रूपाली मुझसे बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें उसे इग्नोर करना है, लेकिन तुम नहीं मानी, और अब देखो क्या हुआ, वो तुम्हारी पीठ पर जा बैठी है। ये सुनकर मैं हैरानी से बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। ये सुनकर रूपाली ने मुझे देखा और कहा, तो तुम्हें किसने कह दिया कि वो सिर्फ अपनी आवाज में ही तुम्हें पुकारेगी? वो बहुत शातिर है, उसने आवाज बदलकर तुम्हें पुकारा होगा, लेकिन तुमने ये सोचा ही नहीं और उसको रिस्पांस दे दिया। देखो, अब जो हो गया सो हो गया, इसे छोड़ो, लेकिन अब तुम्हें इससे बचना है तो इसकी बात मान लो। ये सुनकर मैंने घबराते हुए कहा, अगर मैं इसकी बात नहीं मानती तो क्या होगा? रूपाली बोली, वो एक दीमक की तरह तुम्हें खा जाएगी। ये सुनकर मैंने कुछ सोचते हुए कहा, और अगर मैंने उसकी बात मान ली तब वो क्या करेगी? वह बोली, वो तुम्हारे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेगी। इसके बाद तुम वही करोगी जो वो तुमसे करवाएगी। इतना ही नहीं, वो तुम्हारे शरीर से भारी मात्रा में ऊर्जा ले लेगी, जिसके बाद वो तुम्हारे शरीर पर रह नहीं पाएगी और ऊर्जा लेने के बाद तुम्हें छोड़ देगी। इन दोनों ही मामलों में तुम्हें थोड़ा खतरा है, लेकिन दूसरे रास्ते से तुम बच जाओगी। मुझे भी ये बात ठीक लगी और मैंने उस आत्मा को इसके लिए आज्ञा दे दी। इसके अगले ही पल मेरे शरीर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया हो। इन सब से मुझे काफी डर लग रहा था। मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग को छोड़कर मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा मेरे बस में नहीं था। और फिर कुछ ही देर में मैंने कहा, आखिरकार मुझे एक इंसानी शरीर मिल ही गया। कितने समय बाद ऐसे शरीर में हूं। सच में इंसान होना काफी सौभाग्य की बात है। इस शरीर की कद्र तब हो रही है जब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। ये सब सुनकर रूपाली बोली, हाँ, हर इंसान को कुछ चीजों की कद्र तब होती है जब वो उसके पास नहीं होती, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि कोई भी भटकती रूह किसी भी इंसानी शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। ये सुनकर मैंने रूपाली की ओर देखा और बोली, हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये शरीर छोड़ने से पहले मैं इस शरीर में से इतनी ऊर्जा तो ग्रहण कर ही लूंगी। वैसे अगर मैं तुम्हारे शरीर में आ पाती तो बात ही क्या थी। ये सुनकर रूपाली बोली, बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं तांत्रिकों के बीच रही हूं। मैंने वो सब देखा है जो सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए तुम भयानक से भयानक रूप भी ले लो, लेकिन मुझे डरा नहीं पाओगी। ये सुनकर मैंने कुछ न कहा और फिर मुझे मेरे शरीर में से कुछ खिंचता हुआ महसूस होने लगा। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा था, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पा रही थी कि तभी अचानक वह खिंचाव बंद हुआ और मैं भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, इस लड़की की ऊर्जा के साथ साथ मैं यहां पर कुछ लोगों की ऊर्जा और ले सकती हूं। और ये बोलकर मैं कमरे से बाहर की तरफ भागी। बाहर आकर मैंने एक कमरे का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही एक लड़की ने दरवाजा खोला तो मैं एकदम से झपट कर उसके ऊपर आ गई। इससे वह लड़की और उसकी रूममेट काफी घबरा गई और डर से चीखने लगी। उनकी चीखें सुनकर आसपास के कमरों में से लड़कियां निकलकर बाहर आईं और उन्होंने जैसे तैसे मुझे उनके ऊपर से हटाया। दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे वो लोग डर रहे थे, वैसे वैसे उस आत्मा को ऊर्जा मिल रही थी और इसी वजह से मैं पहले से थोड़ा ऊर्जावान महसूस कर रही थी। मुझ में इतनी ऊर्जा थी कि मुझे जिन लड़कियों ने पकड़ रखा था, मैंने उनको एक ही झटके में उठाकर पटक दिया था। अब तक रूपाली कमरे से बाहर आई और मेरे सामने खड़े होकर बोली, अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब इसके शरीर में से बाहर निकलो। रूपाली को मेरे सामने ये बोलता देखकर आसपास मौजूद लड़कियां घबरा गईं, क्योंकि उन्होंने मेरे हाथों की गर्मी देखी थी। इसलिए उनमें से एक लड़की ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रूपाली तो जैसे सुन ही नहीं रही थी। अगले ही पल रूपाली कुछ अजीब से मंत्र बोलने लगी। उन मंत्रों से पता नहीं क्यों मुझे मेरे शरीर में जलन महसूस होने लगी और इसलिए मैंने सबको धक्का दिया और वहां से बाहर की ओर भागी।
मैं उन सब को पार करते हुए वहां से 5वें फ्लोर की ओर भाग रही थी। इस दौरान रूपाली भी मेरे पीछे आ रही थी। 5वें फ्लोर पर आकर मैं रुक गई और रूपाली से बोली, इस जगह पर मेरी ऊर्जा काफी हद तक बढ़ जाती है, इसलिए तुम यहां मुझसे जीत नहीं सकती। ये सुनकर रूपाली बोली, मुझे जीतना भी नहीं है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हें तुम्हारे इलाके में भेजना था। देखो, तुम जो कोई भी हो, इस तरह से अगर इंसानों को नुकसान पहुंचाओगी तो जीते जी जितना तुम परेशान हुई है उससे ज्यादा परेशान हो सकती हो। कोई तांत्रिक या कोई महापुरुष तुम्हें कैद कर सकता है, इसलिए जितना हो सके इंसानों से दूरी बना लो। मुझे पता है कि तुमने अपनी जीते जी काफी मानसिक तनाव झेला था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यहां पढ़ने वाले बच्चों से इसका बदला लोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो वैसा ही मानसिक तनाव झेल रहे हैं। ये सुनकर मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि अगर मैं इस तरह से लोगों को डराऊंगी तो लोग यहां नहीं आएंगे। ये सुनकर रूपाली बोली, तुम ऐसा करोगी तो ज्यादा आएंगे, क्योंकि इंसानों को इस बारे में जानने की पड़ी रहती है कि सच में भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं, और ऐसे में तुम उनके सामने ये सब करोगी तो वो लोग तो बार बार आएंगे ही, और हर बार पहले से ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। इसके बाद उस आत्मा को रूपाली की बात समझ आ गई और उसने मुझे छोड़ दिया। जैसे ही उसने मेरा शरीर छोड़ा, कुछ देर तक तो मेरा पूरा शरीर सुन्न ही रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान ना बची हो, लेकिन फिर कुछ देर बाद मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा। इसी के साथ ही वही ठंडी और रूखी आवाज मुझे आई, मैं उन लड़कियों को भी छोड़ दूंगी, इसी फ्लोर के एक कमरे में वो दोनों मिल जाएंगी, लेकिन हाँ, उन्हें कुछ याद नहीं होगा। इसके बाद वहां पर एकदम चुप्पी छा गई। तब रूपाली ने मुझे सहारा देकर उठाया और नीचे ले आई। अब तक वहां वार्डन भी आ चुकी थी और रूपाली ने उन्हें सारी बात बताई। वार्डन जब गार्ड को लेकर ऊपर गई तो उन्होंने एक कमरे में दीप्ति और विद्या को बेहोश पाया। आनन फानन में हम तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि हम तीनों में काफी ज्यादा कमजोरी थी, लेकिन हम जल्दी ही ठीक हो गए। अब चूंकि दीप्ति और विद्या वापस आ चुकी थी, यूनिवर्सिटी वालों ने राहत की सांस ली। वहीं दीप्ति और विद्या को उस साल ऐसे ही पास भी करने को कहा, ताकि वो ये बात किसी को न बताए। वो आत्मा अब वहां पर ज्यादा किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन 5वें फ्लोर से किसी के चीखने की आवाजें अब भी आती हैं। कभी कभी तो सामान हवा में भी तैरता हुआ नजर आता है, लेकिन अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो बस ये एहसास करवाती है कि वो भी यहीं का एक हिस्सा है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यहाँ आए, लेकिन यहाँ होने वाली इन अजीब घटनाओं के पीछे किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के ही होने की बात कही। इस बात को काफी साल हो चुके हैं, मेरी शादी भी हो चुकी है और एक बेटा भी है, लेकिन आज भी मैं इस बात को याद करके दहल जाती हूँ। मुझे याद आता है कि किस्मत से उस समय रूपाली मेरी रूममेट थी, लेकिन अगर वो वहां नहीं आती तो साथियों, रागिनी जी के साथ जो भी हुआ वह जानकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज भी हो सकती है। क्योंकि जब किसी की अकाल मौत होती है तो वहां पर स्वाभाविक है कि उसकी आत्मा भटकेगी ही, और जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक वह आने जाने वाले लोगों को परेशान भी कर सकती है। लेकिन इन चीजों की एक बात यह है कि बिना इनको छेड़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और साथियों, देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी साथी मेरे साथ स्टोरी शेयर करते हैं, मैं सेम टू सेम आपके साथ उनको शेयर करता हूं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में जो बात यहाँ पर बताई गई है रागिनी जी के द्वारा, मैं इन चीज़ों की 1% भी सत्यता की प्रामाणिकता नहीं करता हूँ, ना ही इसकी कोई गारंटी लेता हूँ। कल ना कोई मेरे ऊपर यह कहे कि आप यूनिवर्सिटी का नाम खराब करते हो, तो देखो, मैं इन चीज़ों की गारंटी नहीं लेता हूँ और ना मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक्चुअल में ऐसा हुआ था। बस जैसा मुझे जानने को मिला है, जैसा लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं हूबहू आपके सामने वह रखता हूँ। अब उसको मानना या ना मानना आपके ऊपर है, और जब तक हम आंखों से किसी चीज़ को देख ना ले तब तक ऐसे हर किसी पर कमेंट भी नहीं कर सकते।
तो मेरा इस स्टोरी में यह सब कुछ बताना किसी यूनिवर्सिटी का नाम खराब करना नहीं है। जैसा लोग हमें बताते हैं हम वैसा ही आपके साथ शेयर करते हैं। और साथियों, आपको बता दूं कि जो मेंबर्स वाली स्टोरी चल रही है उनको भी आप जरूर सुनिए। वह वाकई में बहुत ही तंत्र मंत्र की भयानक दुनिया की स्टोरी है, जिसमें एक आपको अलग ही दुनिया के बारे में जानने को मिलेगा। चलिए कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। श्याम सुंदर शर्मा अजमेर, पवन चौहान, अमन प्रिया दिल्ली, मोनिका कोथुल्ले, कुलदीप, आयुष डांगर, अनीता खरवार गुजरात, कुशल कुमार, शशि सिंह मुंबई, किरण मिश्रा, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी सहायता की है ममता सहाय ने। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।